नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की बुलेटिन की ओर। जीतू पटवारी का बयान। बीजेपी बीडी शर्मा ने कहा कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन दर दर किसान भटक रहे हैं। बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। जीतू पटवारी का बयान। बीजेपी बीडी शर्मा ने कहा कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन दर दर में किसान भटक रहे हैं। बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद की किल्लत का असर है बुधनी में है। बीडी शर्मा बताए खाद कितना और डीएपी कितना आया। खाद की किल्लत एमपी में। नर्सिंग कॉलेज को लेकर कहा कि 200 ही कॉलेज फूल खिले हैं। भाई हमारे आरोप सही हैं। मंत्री पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? सब पर कार्यवाही होनी चाहिए। देश की एकता की बात संविधान भी करता है। बीजेपी सामने से नहीं पीछे से देश को तोड़ने की बात करती है। भारत महान शक्ति है। राजीव ने नारा दिया था कि हमारा देश महान है। वहीं उमंग सिंगार ने कहा कि ऑफर किया उसमें सच्चाई है। रामनिवास गए तो लेन देन हुआ ही होगा। बीजेपी का यही काम है, खरीद फरोख्त करना। निर्मला सप्रे रोज इधर उधर करती हैं, क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? आखिरी समय तक आप लोग आज बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और बुधनी से वीडियो लाकर पब्लिक को डोमेन में लेके आए। मुझे दुख होता है इस बात का कि किसानों को जो सहूलियत और सहायता इस रबी और खरीफ की फसल में सरकार को खाद के रूप में करनी थी, वो कर नहीं पाई। दर दर भटक रहे थे किसान, दर दर भटक रहे हैं किसान। बीजेपी के लोग ब्लैक में खाद बेचते हैं 1200, 1300 का, 1700 और 2000 तक। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर उनके कई नेताओं का पब्लिक डोमेन में वीडियो भी आया है और परिस्थिति भी आई, वो चाहे मऊ हो चाहे सेंधवा हो। बुधनी में वो कह रहे हैं खाद की किल्लत है, तो लोगों का पिछली बार 1,08,000 से जीती थी बीजेपी। अगर खाद सही होगा तो 1,09,000 से जीतनी चाहिए। अगर लोग बुधनी में बीजेपी के खिलाफ तो लाजी के किसान के हित की बात, अधिकार की बात, उनके वादे पूरे करने की बात और खाद की किल्लत का असर बुधनी में अद्भुत अकल्पनीय है। वीडी शर्मा जी एक सवाल का जवाब दें कि मध्य प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल में कितना डीएपी का आकलन किया गया कि आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी यूरिया को लेकर आकलन किया था कि इतनी आवश्यकता है और कितनी डिमांड की केंद्र सरकार से। ये दोनों बातें जरा पब्लिक डोमेन में, और उसके बदले आया कितना। अगर कम आया खाद, केवल 20, 30, 35% खाद ही आ पाया मांग के अनुसार, और मांग ही कम की गई थी, किल्लत क्यों नहीं होगी? ये मैं सोचता हूँ आपको इसके मद में मत हो। लोगों की, किसानों की आंखों में मिर्ची मत झोंको। खाद की किल्लत है और उसके लिए किसान त्राई कर रहा है, और इसके लिए दोषी और अपराधी है तो बीजेपी की सरकार। आप पूछो सर, झारखंड में बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है। देश की एकता और अखंडता की बात तो भारत का संविधान भी करता है, पर 10 साल 15 साल के शासनकाल के बाद बीजेपी एक और नेक की बात करती है, और भाषण हमेशा कैसे हम नफरत और घृणा और बंटवारा की बात करें वैसा करती है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सामने से अब इस तरह की बातें नहीं करती, पीछे के रास्ते से करती है। संविधान को भी तोड़ने की बात, कमज़ोर करने की बात सामने से नहीं करती, पीछे से करती है। तो नरेंद्र मोदी जी, देश के संविधान की मूल भावना ही देश की एकता और अखंडता है। भारत का भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा भी नरेंद्र मोदी जी को लगाना चाहिए। इस देश की नीड है। ये भारत का प्राचीन इतिहास, सभ्यता, जो हिंदू धर्म की मुख्य विचार है, वसुधैव कुटुंब का, जो विश्व की शांति का, विश्व के कल्याण का, उसका भी तो जिक्र करे वो, ये अच्छा लगेगा। 700 में से 500 कॉलेज अमान्य ही हैं और सिर्फ 200 कॉलेज हैं जो संचालन के योग्य हैं। तो ये मैसेज क्या है? सीबीआई ने लंबी करप्शन की एक फेरिस्ट के बाद ये निर्णय लिया कि 200 ही कॉलेज नर्सिंग के लिए नॉमिनेशन फिलफुल करते हैं। इसका मतलब जो हम आरोप लगा रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्लियर हो गया। जिस मंत्री ने उनको क्लीन चिट दी थी, जिस मंत्री के कार्यकाल में क्लीन चिट हुई, जिस अधिकारियों ने रिश्वत में लेन देन किया, कहाँ से उनके फ़ोन ट्रेस, फ़ोन के कॉल की डिटेलिंग सार्वजनिक करनी चाहिए।
सीबीआई को कि किन लोगों ने कहा था एलिजिबल है ये कॉलेज, वो दोषी है, अपराधी है। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सीबीआई ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि जो सरकार की व्यवस्था थी वो अपराधीकरण के भेंट चढ़ चुकी थी। तो जिन जिन लोगों ने अपराध किया, जो जो इसमें पूरी साइकिल में थे, मंत्री से लेके संतरी तक, सब पर पनिशमेंट होना चाहिए और इस्तीफे लेना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र कॉन्फ्रेंस की सज्जन सिंह वर्मा साहब ने, और उन्होंने कहा कि खरीदते हैं हमें। उमंग सिंगार जी ने उमंग सिंगार ने 50 करोड़ रुपए का ऑफर उमंग था। सिंगार जी ने 50 करोड़ का वीडी ऑफर शर्मा जी कह रहे हैं किसने ऑफर किया था, स्पष्ट नाम बताएं। नाम बताएं। ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कई ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों की खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे वीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। वीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई, एक विधायकों को वो निर्मला सप्रे वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लिखवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में निर्णय लेते हुए बहनों को मिलने वाले 33% आरक्षण मिल रहा था, उसे बढ़ाकर हमने 35% किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जो बहनों को शासकीय सेवाओं में 35% आरक्षण दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज इंदौर से प्रदेश की 1,29,00,00,000 लाडली बहनों को 1250 रुपए की नवंबर माह की किश्त भेजी जा रही है। जी हां, 1,29,00,000 महिला लाडली बहनों के खातों में 1,573 करोड़ दी जाएगी। साथ ही साथ सिलेंडर रिफिल के लिए 26 लाख बहनों को 55 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रुपए की राशि भी खाते में डालेंगे। दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विकास के साथ जन सुविधा को देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आज इंदौर में रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है। अर्थात 2% भी ज़्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात का भी संतोष है, 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में जो 1250 की किस्त डाली जा रही है वो आज हम डालने वाले हैं। इसके माध्यम से 1,29,00,000 बहनों के खातों में 1,573 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ 26 लाख लाडली हमारी बहनों के लिए, खासकर जिनकी गैस सिलेंडर रिफिल की जो राशि है वो भी हम 55 करोड़ रुपया आज एक साथ अंतरित करने का निर्णय कर रहे हैं। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ की राशि भी आज डालने का निर्णय किया गया है। कई सारी सौगात लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। इंदौर में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा जब हम अपने इन सारी व्यवस्थाओं के साथ दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और अन्य कई उपकरण भी देने वाले हैं। 450 से अधिक निःशक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को लैपटॉप, दिव्यांगजनों को मोटर ट्राईसाइकिल और अन्य चीज़ों का हम वितरण करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के विकास के मामलों में जनता हमारे इस भाव को समझेगी। कदम से कदम मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और जिस प्रकार से वातावरण बना है मध्य प्रदेश में, खासकर विकास के साथ साथ
जन सुविधाओं को भी देने का ये जो निर्णय किया गया है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को बदलाव लाएगा और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के पथ पे चलें। आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः शुभकामना बधाई। उमंग सिंगार के आरोपों पर विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार, बोले बीजेपी सदस्यता के लिए पैसे देती नहीं बल्कि 100 रुपए लेती है, वो भी ऑनलाइन। भारत माता की सेवा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित की भावना के साथ भाजपा की सक्रिय सदस्यता ले सकते हैं। अभी 15 नवंबर तक का समय है। आपका स्वागत है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि माफियागिरी कांग्रेस सरकार में चलती है। उमंग सिंगार स्वयं दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया बता चुके हैं। मंत्री पद का ऑफर था। उमंग सिंगार जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता देती है। ठीक है कि नहीं? ये कांग्रेस का कल्चर था जो उमंग सिंगार बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी की सरकार में, या पूर्ववर्ती राजीव गांधी जी की सरकार में, या इंदिरा जी की सरकार में, या दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जैसे कि आपने स्वयं कमलनाथ जी की सरकार में दिग्विजय सिंह को क्या क्या शब्दों से संबोधित किया था, कौन कौन से आपने माफिया बनाए थे, उनको शराब का बताया था, जमीन का बताया था, ट्रांसपोर्ट उद्योग का बताया था, तो वो आप पहले उनको बता चुके हो। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारा कल्चर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा वो समर्पित सिपाही के रूप में आना पड़ेगा। भारत माता की सेवा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित की अगर भावना है, और पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपये पार्टी के सदस्यता में भी ऑनलाइन देने पड़ेंगे। अभी सदस्यता चल रही है। अगर आपका इरादा हो तो रुपए तो आपको 5 नहीं दिए जाएंगे, पर सदस्यता अगर आपको लेनी हो तो 100 रुपये देके आप सदस्यता भाजपा की ले सकते हो। 15 तारीख तक चांस है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर में उस समय भगदड़ की स्थिति मच गई जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुआ फंड में छापामार कार्यवाही की, जहां पुलिस को देखते ही कुछ जुआरी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस ने 8 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से नकदी पैसों के साथ 52 ताश के पत्ते भी पुलिस ने जब्त किए हैं। गढ़ा थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि महेशपुर के पास कुछ जुआरी जुआ मन्ना पर हार जीत का दाव लगा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद गढ़ा पुलिस की टीम ने मुखबिर के बताए हुए स्थान पर छापामार कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध पुलिस ने जुआ खेलने के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों पर 151 की कार्यवाही भी की। वहीं पुलिस ने मौके से पैसों के साथ 52 ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं और लुक छुप कर जुआ सट्टा खेल रहे हैं या जुआ खिला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित भी किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त न रहे। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि महेशपुर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया था, जिसमें 8 लोगों को पकड़ा हुआ है और 3,960 रुपये और ताश के 52 पत्तों को जब्त किया गया है। इन वैधानिक कार्रवाई करने के उपरांत नोटिस देने के उपरांत जब इन्हें छोड़ा गया तो किसने हमारी सूचना दी, इस बात को लेकर ये वहाँ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिससे इनके विरुद्ध 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को आधी रात को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग कोलार 6 लेन सहित मुखर्जी नगर कोलार के दानिश कुंज 4 लेन एवं हिनोतिया 4 लेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण निर्माण एजेंसियों एवं अधिकारियों के साथ किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को आधी रात को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग कोलार 6 लेन सहित मुखर्जी नगर कोलार के दानिश कुंज 4 लेन एवं हिनोतिया 4 लेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण निर्माण एजेंसियों एवं अधिकारियों के साथ किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि दिन में ट्रैफिक होने की वजह से निरीक्षण के समय नागरिकों को असुविधा होती है, इसलिए कोलार 6 लेन का निरीक्षण प्रातः 7 बजे अथवा देर रात को किया जाता है। ज्ञात हो कि विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा विगत लगभग 2 साल में बनकर तैयार हुए कोलार 6 लेन का देर रात्रि एवं भोर में अनेक बार निरीक्षण किया गया। रात में ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित करना आसान होता है। शर्मा ने कहा कि मुखर्जी नगर कोलार 6 लेन का कार्य अंतिम चरणों में है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ दिनों में 100% स्ट्रीट लाइट को प्रारंभ कर दिया जाए। ये निर्देश भी दिए। सर्वधर्म पुल पर जल्द ही सड़क निर्माण किया जाएगा। कोलार तिराहे से लेकर संपूर्ण आबादी क्षेत्र में पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ किया जाएगा।
अत्यधिक ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्र सर्वधर्म से चुनाव भट्टी तक सेंट्रल ब्रिज में भी स्ट्रीट लाइट लगाकर इस क्षेत्र को और अधिक रोशन किया जाएगा। मंदाकिनी चौराहे पर मोनोपोल लगाकर विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। मंदाकिनी से जेके अस्पताल के डिवाइडर पर लगे सभी ट्रांसफार्मर हटाए जाएंगे। ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इनसे ट्रैफिक भी अवरुद्ध होता है। डी मार्ट चौराहे पर 2 अतिरिक्त हाई मास्क लाइट लगाई जाएंगी। कुछ स्थानों पर पार्किंग स्थल से ऊपर डक्ट को उसके समांतर किया जाएगा, जिससे वाहन पार्किंग सुविधा से की जा सके। सीआई चौराहे से दानिश कुंज चौराहे तक 4 लेन की सड़क निर्माण अब तेजी से शुरू किया जाएगा। भाई साहब, इतनी रात को दौरा करना है, देखिए 6 लेन पर यातायात का दबाव रहता है, तो दिन में दौरा करने में कहीं ना कहीं यातायात को रुकावट आती है। इसलिए रात में जब शांत रोड हो जाता है, और दूसरे रात में अब हमें ये देखना है कि जो हमने लाइट लगाई है उस लाइट का रोशनी का कितना असर 6 लेन पर है। कहीं लाइट छोटी है, कम है, तो उसको बढ़ाने के भी हम सोच रहे हैं। यातायात के लिए, पार्किंग के लिए सुगम स्थान क्या हो सकते हैं। व्यक्तिगत जो लोग फुटपाथ पे चलेंगे, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनको चलने के लिए फुटपाथ पे क्या हो सकता है। बीच में सेंटर में जो ग्रीनरी लगाएंगे उस ग्रीनरी के बारे प्लान क्या हो सकता है। इसलिए जब सुकून से चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमको रात में दिखती है। या तो आजकल हम सुबह 7 बजे दौरा करते हैं या रात्रि को लेट नाइट दौरा करते हैं। अभी आपने आधा रूट निरीक्षण किया, क्या देखा और क्या कमी पाई? अभी थोड़ी थोड़ी ये है, जहाँ जहाँ हम रोड फिनिश करते जा रहे हैं वहाँ जितना भी रेत गिट्टी मलबा जो पड़ा है उसको साफ करने का बोला है। और जहाँ थोड़ी सी लेफ्ट राइट टर्निंग बनना है कुछ जोड़ों में, वो उसको निर्देश दिए हैं। और बीच बीच में जो फुटपाथ के और बीच के सेंटर मीडियम में जो पत्थर पड़े बड़े बड़े अलंगे, वो सब साफ करने का दिया है। क्योंकि अब हम नगर निगम से वो हमने टेंडर के लिए पैसा दे दिया है, तो बीच में हम ग्रीनरी लगाने का भी काम शुरू करेंगे। हमारी कोशिश है कि वैसे तो हमारा नया साल गुड़ी पड़वा पर आता है, पर अंग्रेजी नए साल में भी हम इसको पूरी तरह से जनता को ओपन कर देंगे। कोटा राजस्थान से राजधानी भोपाल पहुंचे ललित कुमार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सरकार की जो करेंसी बिल्कुल अवैध है। आज बैंकों में लोन के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि इस धोखाधड़ी से ग्राहक को बचाया जाए। खुली गुंडागर्दी चल रही है बैंकों की। आजकल साइबर फ्रॉड तो आपने सुना होगा, मगर बैंकों का फ्रॉड भी अब सामने आने लगा है। ऐसी एक संस्था ने बैंक पर आरोप लगाया है कि बैंक के लोग फर्जी तरीके से लोन को दिलवाते हैं और फिर उसके बाद ग्राहकों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करते हैं, जिससे ग्राहक परेशान होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन को दरकिनार कर बैंकों ने अपना धंधा बना लिया। अवैध रूप से बैंक लोन दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है। फिर उसके बाद एनओसी लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहक को हमारी संस्था जानता सरकार मोर्चा उसी के लिए प्रयासरत है। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9518170000, राजा सोनी 9826048840, 7489914787। नवीन साहू, अगर आपको कोई बैंक लोन से संबंधित कोई परेशानी हो, एक बार जरूर सलाह लें और हम लोग पूरी मदद करेंगे आप सभी की। या जो हम कह रहे हैं कि बैंकों ने जो सिस्टम चला रखा है, टोटली फ्रॉड चला रखा है। भारत की जनता पर इन्होंने जो कर्ज के नाम पर, लोन के नाम पर जो लाद रखा है, वो असल में कुछ है ही नहीं। रुपया जो इन्होंने चलन में चला रखा है, ऑन प्रूफ ऑन डॉक्यूमेंट हम आपको बता सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं। हमारे पास एविडेंस हैं इसके कि भारत की जनता, आरबीआई ने जो रुपया जो चलन में चला रखा है, वो टोटल भाई साहब 34,67,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने छापा हुआ है और पूरे इंडिया में भारत की जनता के बीच सर्कुलेट किया गया है। जब हम वित्त मंत्रालय से पूछते हैं कि भारत की जनता पे कर्ज या लोन के नाम पर आपने कितना दे रखा है, तो हर 3 महीने में ये आंकड़े बढ़ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि 255 लाख करोड़ आपने भारत की जनता को लोन और कर्ज के नाम पर दे रखा है और उनका शोषण कर रहे हैं। जबकि कोई भी देश जब करेंसी छापता है तो उसके पीछे गोल्ड रिजर्व रखता है। हमने ये आरटीआई लगा के पूछ चुके हैं, हमारे पास एविडेंस हैं कि आपने जितना गोल्ड रखा है उतने गोल्ड की गारंटी के पीछे आप मात्र 4.92 लाख करोड़ रुपए ही छाप सकते हो, जबकि आपने चलन में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए चला रखे हैं। तो अगर सीधी सी बात कि अगर उसको भी हम चलो कैलकुलेट के तौर पे 35 मान लें, 35 में से अगर 5 लाख करोड़ रुपए जिसके पीछे ही गारंटी रखी है, वो अगर देखें तो वही वैध मुद्रा है। बाकी 30 लाख करोड़ रुपए जिसके पीछे गारंटी नहीं है, तो वो तो अवैध मुद्रा है।
मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मैं भारत की करेंसी को फर्जी बोल रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो सरकार मुझ पे मुकदमा करे, मुझ पे कार्रवाई करे, और अगर मैं सही हूँ तो फिर बैंकों के फ्रॉड बनते, तो अपराधी बैंक है, ये सिस्टम है, तो फिर लोग आत्महत्या क्यों करें? सीधे तौर पे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब 255 लाख करोड़ आपने भारत की जनता पर कर्ज और लोन के नाम पे लादा हुआ है, और आपने चलन में अवैध करेंसी सहित 35 लाख करोड़ छापा हुआ है, 255 में से 35 लाख करोड़ अगर अपन माइनस करते हैं तो 220 लाख करोड़ आता है। 220 लाख करोड़ जो आपने छापा ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो हवा में है, जो मुद्रा है ही नहीं, वो भारत की जनता किस तरह से चुका सकती है? आज अगर भारत की जनता सब इकट्ठा होकर भी अगर सोचे कि चलो कर्ज चुकाते हैं, तो 35 लाख करोड़ इकट्ठा होगा भाई साहब, और चुकेगा भी उतना ही। 220 लाख करोड़ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो चुकेगा कहाँ से? तो बैंक ने इस तरह से शोषणकारी नीतियाँ अपना के लोगों को कर्ज के नाम पे शोषित किया और उन्हें बर्बाद करने की इनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता का वो नागरिक जो बैंकों द्वारा शोषित हो, वो ये ना सोचे कि बैंक के दबाव में आके वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस कदर इन्होंने इनकी हालत कर रखी है। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं, इसी के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं और इसी मुहिम को हम आगे चला रहे हैं। पूरे इंडिया में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। आप इस बात को समझो कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपका 1 रुपया अगर आप बैंक में जमा कराते हो तो आपके साथ सीधा 6,330 रुपये का फ्रॉड होता है, और इसको हम ऑन प्रूफ साबित कर सकते हैं। जिस किसी भाई को अगर आवश्यकता हो तो हमसे दस्तावेज लेके बात कर सकते। हमारी संस्था जनता सरकार मोर्चा कोई संस्था न होके कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें कोई प्रधान नहीं है, क्योंकि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। संस्था हमने रजिस्टर्ड करवा ली तो फिर हमें कमेटी बनानी पड़ेगी। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमारा सामाजिक संगठन है, हम समाज के लिए खड़े हैं, समाज के लिए एकजुट हुए हैं, समाज के लिए ही लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि समाज के हित के लिए आप जागो, उठो, दहाड़ो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। आप अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, अपने नस्ल को तभी बचा पाओगे जब आप खुद आवाज़ उठा सकते हो, और हम आपको समझ दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, पर अपनी आवाज़ जनता को खुद उठानी होगी। मैं ललित कुमार, कोटा राजस्थान से जनता सरकार मोर्चा का मैं कार्यकर्ता हूँ। हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जिनसे आम जनता का शोषण हो रहा है, और इस कदर शोषण हो रहा है कि नस्लें तक बर्बाद करने की इनकी तैयारी है, उन मुद्दों पे हम जागरूकता लाने के लिए काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, ये समस्या आपके साथ है, और इन समस्याओं का इस तरह से समाधान हो सकता है। अगर समस्या आपको समझ में आ जाए और उसका समाधान ढूंढ लिया जाए तो समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सरकारों ने जो गलत नीतियों के तहत जो सारी व्यवस्था जो बिगाड़ के रख दी है, सभ्यता संस्कृति का नाश और हनन इस तरह से कर दिया कि आज हम सर उठा के चैन से जीज नहीं भागते। हम लोग जो लड़ रहे हैं, सरकारों ने हमसे जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, सबसे पहले तो ये छीना। उसके बाद हमारी जो व्यवस्था है, जिसको इन्होंने इस कदर तहस नहस करके रख दिया, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और राजनीति, इसमें पूंजीवाद इस कदर हावी है। तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और राजनीति, इससे हम पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि पूंजीवाद अगर इसमें हावी रहेगा तो स्वास्थ्य का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। जिसके पास पूंजी है वही स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है, जिसके पास पूंजी है
वही शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसके पास पूंजी है वही न्याय प्राप्त करेगा। तो इसलिए इनसे भी हम पूंजीवाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं और इसी के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। पर जब हम इन समस्याओं को समझाने के लिए लोगों के बीच में गए, तब हमें एक मुद्दा और इस कदर मिला, वो रहा बैंकिंग क्षेत्र का। बैंकों का जो शोषण चला आ रहा है, बैंक जिस तरह से धोखाधड़ी इस सिस्टम ने कर रखी है लोगों के साथ, उसका शिकार होकर लोग इस कदर प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उन्हीं लोन के मुद्दों को लेके भी हमने फिर लोगों के साथ चर्चा शुरू किया। मैं नवीन साहू भोपाल से, जनता सरकार मोर्चा से। हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है बैंकों के खिलाफ। बैंकों ने जो जनता के साथ में फ्रॉड किया हुआ है, जो धोखाधड़ी कर रही है और उससे जो जनता जहर खा के मर रही है, प्रताड़ित हो रही है, बेइज्जती हो रही है उसकी, मैं मेरे भोपाल वासियों से अपील करना चाहता हूँ, यदि भोपाल शहर में कोई भी व्यक्ति जो बैंकों से परेशान हो, जहर खाने को तैयार हो और ये सोच रहा हो कि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे भाइयों चिंता मत कीजिए, आपके लिए ऑप्शन है। आप हमसे आके मिलिए। हम भोपाल शहर MP नगर में हैं। जनता सरकार मोर्चा की टीम आपके लिए रात दिन खड़ी हुई है। बस आप आइए हमारे पास में, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और रास्ता है आपके लिए। आपसे कोई संपर्क करे तो आपको कोई मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 748991 बोलिए।